हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे सेंस ऑर्गन। ठीक है, सेंस ऑर्गन के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ ईयर को समझने के लिए एनाटॉमी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विदाउट एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ ईयर समझने में आप लोगों को दिक्कत आएगी। ओके, तो जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये सारी जो क्लासेस इस समय अपडेट कर रहा हूँ वो हमारी लाइव क्लासेस से हैं, जो कुछ थोड़ी बहुत क्लासेस बची हुई हैं। ठीक है, हमारा ऐप है माइंड नर्चर के नाम से, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, जहाँ पे आप उसको जा करके मात्र 1100 रुपये है इसका पेमेंट, पूरा कंप्लीट कोर्स, जहाँ पर आप लोगों को लेक्चर नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, कैसे लिखना है, तरीके, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तमाम मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन जिसे कहते हैं एग्जाम के लिए, वो आपको वहां पर मिलता है। बाद बाकी जो भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। कई बार डिले हो जाता है तो आगे पीछे 1-2 दिन के अंदर हो जाते हैं ऐड, ठीक है ना, लेकिन सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कोई प्रॉब्लम है, डाउट है कि कोई चीज पूछना चाह रहे हो तो ये मेरा नंबर है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, बट सबसे जरूरी चीज पढ़ना है, ठीक है, और रिवाइज करना है। ओके, स्टार्ट करें। चलिए, ओके, तो ईयर की एनाटॉमी पढ़ ली है, और जैसा कि मैंने कहा कि क्या आप लोगों ने उसके सारे टर्म्स, नो डाउट पहली बार पढ़ रहे होगे तो याद नहीं हुए होंगे, वो सारे टर्म्स अपने सामने रखो और उसके डायग्राम भी अपने सामने रखो ताकि फिजियोलॉजी अच्छे से समझ में आए, अदरवाइज फिजियोलॉजी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, फिजियोलॉजी में केवल 2 ही चीजें हैं। कान सुनता कैसे है, कान के 2 फंक्शन है, सुनना और बैलेंस करना। हमारी बॉडी जो खड़ी हुई है उसको बैलेंस कैसे करती है, वो कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों एक इंसान दारू पी के गिर पड़ता है, किस तरीके से कान का जो फ्लूइड होता है वो बैलेंस होना बंद कर देता है, किस तरीके से आप जब ट्रेवल करते हो तो आपका जी मिचलाता है, उल्टी आती है, ये सारे कॉन्सेप्ट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चले आगे। चलिए, तो एक्सप्लेन द बेटा लाइव क्लास नोट्स। एक्चुअली ये शायद आई थिंक कि कुछ फॉन्ट छोटा है इसका, मेरे को लग रहा है। 1 मिनट जरा मैं फॉन्ट चेक करूं। फॉन्ट कुछ मेरे को छोटा लग रहा है बेटा। इसका फॉन्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये बताओ, इसका फॉन्ट मेरे को लगता है आज शायद चेंज करना भूल गया क्या। फॉन्ट देखो, फॉन्ट इसका समझ में आ रहा है, लिखा हुआ समझ में आ रहा है? मेरे को छोटा लग रहा है। नोट्स बेटा अभी थोड़ा सा क्या है, डिले हो गया है, और नोट्स जो लाइव क्लास डाल ली है मैंने उसके नोट्स अभी अपडेट नहीं किए हैं, आज मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। फॉन्ट्स क्लियर हो रहे हैं, मेरे को छोटे लग रहे हैं। मैं एक बार जरा इसके फॉन्ट चेंज कर देता हूं। अब फॉन्ट बड़े हो गए, पहले फॉन्ट छोटा था। ठीक है, अब फॉन्ट क्लियर आ रहा होगा। पहले फॉन्ट कुछ ज्यादा छोटा हो गया था, फिर वो दिक्कत आती है बाद में पढ़ने में। तो एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे कि कान हमारा सुनता कैसे है। ठीक है, सुनाई कैसे पड़ता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको टर्म्स क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे, तो ये टॉपिक पढ़ना बड़ा आसान लगेगा, और टर्म्स क्लियर नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। शुरुआत करते हैं। द ऑरिकल। ऑरिकल क्या होता है? ऑरिकल क्या होता है? बाहर वाला हिस्सा होता है ऑरिकल, ठीक है ना। द ऑरिकल डायरेक्ट मतलब निर्देशित करता है साउंड वेव को इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। याद आया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल? ठीक है, देखो यहां पर मैं बार बार डायग्राम नहीं दिखाऊंगा। जिन बच्चों को भी पढ़ने में दिक्कत आ रही है अब, वो लोग ये डायग्राम जो मैंने पहले लेक्चर में रखा हुआ है उसको आप सामने रखिए आप, ठीक है ना। फटाफट चले जाइए, कॉपी उठा लीजिए जहां से भी आपने वो है, वो डायग्राम को सामने खोल लीजिए। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यानी कि जो हमारा बाहर जो कान होता है, फिर ये, और यहाँ पर क्या होता है, ईयर ड्रम होता है ना, यहां से लेकर यहां तक। ये हो गया ऑरिकल, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और ये हमारा ड्रम हो गया, ईयर ड्रम। याद आ गया? चलिए, तो ऑरिकल क्या करता है, कान की जो वेव्स होती है उनको ले जा करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भेज देता है। व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक, जब साउंड वेव टकराती है,
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, यानी कि हमारे ईयर ड्रम से टकराती है, ठीक है, कॉजेज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। तो जो हमारे मेम्ब्रेन है वो ऐसे आगे पीछे हिलना स्टार्ट करता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, फिजियोलॉजी आएगी तो आपको यही स्टेप बाय स्टेप लिख के आना है। द सेंट्रल एरिया ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्ट्स टू द मैलियस। ये डायग्राम थोड़ा दिखाता हूं मैं। मैलियस आगे की 3 हड्डियां होती हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। ओके, कहां गया ये रहा। नहीं, ये वाला नहीं है। ठीक है, 1 मिनट, डायग्राम इसमें डाला, भूल गया हूँ, फिजियोलॉजी, ठीक। वेट, इसको मैं एक बार डायग्राम ले ही लेता हूँ मैं भी फटाक से, इसमें डायग्राम मिस हो गया। 2 मिनट वेट करो, 1 मिनट बस, डायग्राम अभी आ जाएगा। चलिए, ठीक है, यहां से हमारे पास क्या हो रहा है, यहां पर मैं कान बना देता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस टाइप से हमारा कान है, ठीक है ना। इसने क्या किया, हवा को अंदर भेजा, वो हवा इस किससे टकरा रही है, वो हवा इस मेम्ब्रेन से, यानी कि हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराती है। इसके साथ ये कौन लगा हुआ है, मैलियस नाम की हड्डी लगी हुई है। इस पे वाइब्रेशन लगता है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है, यानी कि इसको हिलाती है इनकस को। इनकस ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये इसको आगे धक्का मारेगी, ठीक है ना। हर कोई अपने एंगल से वाइब्रेट करता है। लिवर सिस्टम में इसको ऐसे मारेगी, ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो ये आगे पीछे ऐसे जो ओवल विंडो पे लगा हुआ है हमारा फाइनल जो स्टेपिस, वो ओवल विंडो में धक्का मारेगा। फिर कह रहा हूं, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं क्योंकि डायग्राम आपको क्लियर नहीं है, तो बेटा देखो सीधी सी बात है, आप पहले एनाटॉमी क्लियर कीजिए, ठीक है। हर किसी उस बच्चे से कह रहा हूं जो भी इस वीडियो को जब भी देख रहा है, ठीक है, अगर ये टर्म्स आपको क्लियर नहीं है तो फिजियोलॉजी समझने में दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। चलिए, सेंट्रल एरिया ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्ट टू द मैलियस। सेंट्रल एरिया मैलियस से कनेक्ट है, अभी हमने देखा, विच वाइब्रेट अलोंग विद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अलोंग विद, साथ में वाइब्रेट कर रहा है। दिस वाइब्रेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मैलियस टू द इनकस एंड देन टू द स्टेपिस, ठीक है। ये जो वाइब्रेशन है मैलियस से होता हुआ इनकस के पास जा रहा है और इनकस से होता हुआ स्टेपिस के पास जा रहा है, सब कनेक्टेड है आपस में, ओके। अब क्या होगा आगे, एज द स्टेपिस मूव बैक एंड फ्रोथ, जैसे ही स्टेपिस आगे और पीछे ढकेला जाएगा, अब देखो यहाँ पे समझ सकते हैं और डिटेल में है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से हमारा क्या आ रहा है, वाइब्रेशंस आए, उसने मेम्ब्रेन को पुश किया आगे पीछे, उस मेम्ब्रेन ने मैलियस को धक्का दिया, मैलियस ने इनकस को, इनकस ने इसको, और यहाँ पर क्या है, ये ओवल विंडो है, ठीक है, ये इस पे धक्का मारती है आगे पीछे, ठीक है, ओके। बैक कॉजेज वाइब्रेशन इन द ओवल विंडो, जिसकी वजह से ओवल विंडो में वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशंस इन द ओवल विंडो पुशेस द पेरिलिम्फ, याद आ रहा है पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ याद है, मैंने कल बताया था, फिर से थोड़ा रिवाइज कराता चलता हूं। ये अब बाहर का पाइप होता है, ठीक है, और एक अंदर हम बैलून टाइप का फिट कर देते हैं, ये डक्ट होता है, ये बोनी लेवारिंथ, ये मेम्ब्रेनस लेवारिंथ, यहाँ पे पेरिलिम्फ भरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको दिखा दिया, इस तरह से गोल करके दिखा दिया, पूरा गोल करके नहीं दिखाया। पेरिलिम्फ में क्या कर रहा है,
प्रेशर पड़ता है या भरा हुआ है। अब पेरिलिम्फ मैं आपको दिखाता हूं, जो ये है मेरे पास, दिस कहां चला गया, ये अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट यानी कि मेम्ब्रेनस लबायरिंथ है, ये ऊपर वाले क्या है, बोनी लबायरिंथ। देखो यहाँ पे शायद नाम मेंशन होगा, ठीक, ये कॉकलिया है हमारा। कॉकलिया में क्या होता है, एक होती है हमारी बोनी लबायरिंथ ऊपर वाली, और अंदर वाला क्या होता है, मेम्ब्रेनस लबायरिंथ। याद आ रहा है, इसको छोटा सा कर दिया है, डिटेल ज्यादा बड़ा नहीं किया है ताकि मैकेनिज्म समझ में आ सके। जब ये पेरिलिम्फ में प्रेशर पड़ता है तो पेरिलिम्फ जगह जगह पे, देखो यहाँ टक्कर मारा, जगह जगह पे ना इसको प्रेशर मारता है, यहाँ धक्का मारा, ये जब वाइब्रेशंस आगे जाती हैं तो जगह जगह पे इसको प्रेस करती हुई जाती है, साउंड का धक्का लगता है जो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्या कह रहा है, वाइब्रेशंस इन द ओवल विंडो पुशेस द पेरिलिम्फ ऑफ द स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वेस्टिबुलाई याद आ रहा है, स्केला वेस्टिबुलाई, जिनको याद नहीं है उनको मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूं। हमने उसको जब काटा था तो इस टाइप से, यानी कि ये पूरा, ये कॉकलिया है ना, ऐसे पूरा समझो, ये पूरा पाइप टाइप का कॉकलिया तो था, ऐसे फोल्ड हो गया था, जो ऐसे पूरा गोल गोल टाइप का, ठीक है। उसमें 3 हिस्से थे, एक वेस्टिबुलाई था, ठीक है, एक हमारा स्केला टिम्पैनाई हुआ करता था, एक वेस्टिबुलाई हुआ करता था। यहाँ पे पेरिलिम्फ भरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जब जा रहा है तो यहाँ धक्का मारता हुआ जा रहा है, जिसके अंदर जाएगा तो यहाँ धक्का हुआ मारता हुआ जा रहा है, जो वाइब्रेशन आ रही है वो धक्का मार, मतलब ये एक पूरे पाइप का कट है इस तरीके से, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी, मैं फिर कह रहा हूं। ये पूरा एक पाइप है, कॉकलिया जो था ये पूरा एक पाइप था इस टाइप से, इसको एक जगह से काटेंगे तो ये एक जगह का हिस्सा है, ये पूरा पाइप है इस तरीके से, इसमें पेरिलिम्फ भरा हुआ है, इसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। विंडो पुशेस द पेरिलिम्फ इन द स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है, विच सेट्स अप फ्लूइड प्रेशर वेव इन द पेरिलिम्फ ऑफ द कॉकलिया, ठीक है ना। यानी कि जो पेरिलिम्फ में धक्का लग रहा है, ठीक है, स्केला वेस्टिबुलाई के, जिसकी वजह से फ्लूइड प्रेशर वेव क्रिएट हो रही है पेरिलिम्फ में कॉकलिया के, ठीक है। कॉकलिया का जो पेरिलिम्फ है उसमें प्रेशर वेव्स जनरेट हो रही हैं, ये हम देख सकते हैं, जगह जगह पे ये प्रेशर मार रहा है, वेव्स आगे बढ़ती जा रही है, प्रेशर मारती जा रही है। प्रेशर वेव्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम स्केला वेस्टिबुलाई टू स्केला टिम्पैनाई, ठीक है ना। स्केला वेस्टिबुलाई से होती हुई ये कहां चली जाती हैं, स्केला टिम्पैनाई के पास जाती हैं, यहां से चली, ठीक, और आगे जाके जब मूव करती है तो एक पार्ट था हमारा स्केला वेस्टिबुलाई का ऊपर वाला, नीचे वाला हिस्सा कौन सा होता है, स्केला टिम्पैनाई का, एंड इवेंचुअली टू द राउंड विंडो। और देखो यहां से वेव, ऊपर वाली ओवल विंडो थी, ओवल विंडो के नीचे क्या हुआ करती थी, राउंड विंडो हुआ करती थी। यहां से वेव चली चली जगह जगह धक्का मारती हुई, मतलब जो अंदर की ट्यूब है उसमें जगह जगह धक्का मार रही है, तो वेस्टिबुलाई से होती हुई टिम्पैनाई में आ गई, और टिम्पैनाई में जो ये वाली विंडो थी इसके पास आ जाती है। और ये वाली विंडो जो होती है ना, इसीलिए ये विंडो रखी गई है, उस समय नहीं बताया था इसका फंक्शन। इसका फंक्शन ये होता है, जब प्रेशर यहां से लगा है तो जाहिर सी बात है इस प्रेशर को थोड़ा सा जगह चाहिए होगी ना, तो ये विंडो ऐसे बाहर अंदर बाहर करती है, जिससे कि अगर अंदर बाहर नहीं करेगी तो प्रेशर से ये फट सकता है। ये जो प्रेशर आ रहा है इस तरीके से, अगर इसको प्रेशर को दबाव नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दीवारें फट सकती हैं। विंडो का काम केवल क्या है, थोड़ा सा प्रेशर लगे तो फैल जाए, आगे को बढ़ जाए, ठीक है। अल्टीमेटली राउंड विंडो तक पहुंचती है, कॉजिंग इट टू बल्ज। बल्ज मतलब बाहर की तरफ उभार आ जाता है, जैसे यहां से प्रेशर लगेगा थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाएगी, आउटवर्ड इनटू द मिडल ईयर, थोड़ा सा ये मिडल ईयर की तरफ बाहर की तरफ आ जाती है। क्लियर है बातें, कॉन्सेप्ट समझ में आया, वाइब्रेशंस कैसे जा रहे हैं, कॉकलिया में इमेजिन करना स्टार्ट करो, ठीक है। अभी अगर समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, केवल समझो कि मैं क्या बता रहा हूं। वीडियो को शायद एक या 2 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपस में कनेक्टेड है, ठीक। चलिए आगे आते हैं। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे, तो जब एनाटॉमी इसकी पढ़ रहे होगे उसी समय फिजियोलॉजी को भी साथ में कनेक्ट करके पढ़ना। आगे आते हैं। एज द प्रेशर वेव्स डिफॉर्म द वॉल्स ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पैनाई। डिफॉर्म मतलब प्रेस कर रहे हैं, ठीक है।
जैसे ही ये प्रेशर वेव जो होती है जगह जगह हम देख सकते हैं प्रेस करते हुए जा रही हैं, ठीक है। हर साउंड का पिच अलग होता है। जैसे मैं बोलता हूं तो कभी कोई तेज वर्ड आता है, कभी कोई धीमा वर्ड आता है, तो उसी हिसाब से वाइब्रेशंस अलग अलग जगह पे प्रेशर डालते हैं। बात को समझना। तो प्रेशर वेव डिफॉर्म करते हैं वॉल्स ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई, ठीक। दे आल्सो पुश द वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन बैक एंड फोर्थ। याद आ रही वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन? ये जो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन थी भाई, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन जो बीच का पार्ट था हमारा कॉक्लियर डक्ट वाला, ऊपर की तरफ से यहाँ पे क्या थी, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन कनेक्टेड है, नीचे की तरफ से बेसिलर मेम्ब्रेन है। तो ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन और वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है, इनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। इनके ऊपर प्रेशर पड़ने से इसके ऊपर जो रखा हुआ है क्या हमारा ऑर्गन ऑफ कोटाई, उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन आगे पीछे होती है, क्रिएटिंग प्रेशर वेव। ये भी प्रेशर वेव क्रिएट करती है इन द एंडोलिम्फ। फाइनली प्रेशर कहां पहुंचा हमारा, एंडोलिम्फ के पास, इनसाइड द कॉक्लियर डक्ट। क्या चीजें समझ में आई? अल्टीमेट हमारा जो प्रेशर है हमको पहुंचाना कहां है? हमको हमारा प्रेशर पहुंचाना कहां है? हमको हमारा प्रेशर यहां तक पहुंचाना है, ऑर्गन ऑफ कोटाई तक पहुंचाना है। ये हिस्सा कहां का है? ये हिस्सा ये वाला है बीच का। फिर से आप लोगों को एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर किसी बच्चे दिमाग में, ये कोई ऐसा अलग सा हिस्सा नहीं है, ये पूरा ऐसा पाइप टाइप का हिस्सा है जिसको बीच में से ऐसा काट दिया गया। जैसे उंगली है ना, ये सपोज ये पाइप है, इसको ऐसे बीच में से काट के फिर ऐसे जब देखूंगा मैं, तो ये वो बीच का हिस्सा है। ये अगर किसी को जरा से भी कंफ्यूजन हो तो ये जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है ना, ये जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है, ये भी पूरा लगातार, ये नहीं कि ये इतना सा कोई छोटा सा पार्ट है, नहीं नहीं नहीं, ये पूरा ऐसा पाइप, जैसे पाइप है, पाइप में पूरा एक समान फैला हुआ है, कहीं पे कोई कटिंग नहीं है, ये पूरा इस टाइप से चलता चला आ रहा है। ठीक है। इसके ऊपर वो है वेस्टिबुलाई, नीचे टिम्पेनाई मेम्ब्रेन मौजूद है इसके ऊपर। ठीक है। ये लगातार पाइप नुमा चल के आ रहा है और इसके ऊपर ये वेस्टिबुलाई मौजूद है, इसके नीचे ये मौजूद है। ठीक है। और यही पाइप को यहां पर शो किया गया है, ये इस टाइप से पाइप टाइप का है, ऊपर वेस्टिबुलाई, नीचे टिम्पेनाई, और ये बीच में हमारा ऑर्गन जो है स्पाइरल ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ कोटाई। देखो येलो कलर से दिखा रखा है, ये पूरा लगातार एक चीज है, छोटा सा अलग सा पार्ट नहीं है जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं। डायग्राम उसका एक कटा हुआ हिस्सा है। अगर ये चीज आप समझ गए तो समझना बहुत आसान हो जाएगा, अगर इमेजिन कर पाए तो। ठीक है, आगे आते हैं। द प्रेशर, अच्छा एंडोलिम्फ, फाइनली हमारा प्रेशर कहां पहुंचा, एंडोलिम्फ तक पहुंच गया। एंडोलिम्फ कहां होता है, कॉक्लियर डक्ट, यानी कि यहां पर जो लिम्फ भरा हुआ है कॉक्लियर डक्ट के अंदर, जहां एंडोलिम्फ भरा हुआ है, यहां तक हमारा फाइनली वेव पहुंची। बाहर से चलती हुई इस तरह से आती हुई फाइनली मेरा प्रेशर यहां तक पहुंच गया। क्यों पहुंचना जरूरी है यहां तक, क्योंकि यहीं पर तो हमारा क्या है, स्पाइरल ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन ऑफ कोटाई मौजूद है। द प्रेशर वेव इन द एंडोलिम्फ कॉजेज द बेसिलर मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट। यहां से देखो, जब वो प्रेशर अंदर पहुंच गया तो जो बेसिलर मेम्ब्रेन थी, बेसिलर मेम्ब्रेन कहां होती है, देखो मैं डायग्राम से सारे साथ लेके आया हूं, मुझे पता है आप लोग साथ में नहीं रखे होगे। ये नीचे वाली जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसके नीचे होती है टिम्पेनाई, और इसको कॉक्लियर डक्ट को कनेक्ट करने वाली जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। इसके ऊपर ही हमारा ऑर्गन रखा हुआ है। तो इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन पे जब प्रेशर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये जो नीचे सपोर्टिंग सेल्स हैं जिन्होंने हेयर सेल्स को अपने अंदर पकड़ा हुआ है, इन सेल्स को ऊपर धक्का लगेगा। यहां धक्का, यहां पर प्रेशर लगेगा तो ये यहां धक्का लगेगा, ये धक्का मारेंगे तो इसको धक्का मारेंगे, ये मारेंगे तो ये ऐसे अप एंड डाउन करेगा। ये अप एंड डाउन करेगा तो जो इसके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, टेक्टोरियल मतलब जो टच से मतलब होता है, ये जो स्टीरोसीलिया है ना, ये इसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। जब घुसने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे हल्के हल्के से बैंड हो जाएंगे, और कितना बैंड हो रहे हैं, किस लेवल का बैंड हो रहे हैं, उसके हिसाब से ये देखो इसके पीछे की तरफ ये सारा क्या है, नर्व्स हैं, कॉक्लियर नर्व्स, उसके हिसाब से सिग्नल क्रिएट होता है और ये इंपल्स ब्रेन के पास चला जाता है। सिंपल सी कहानी ये है। ठीक है, फिर कह रहा हूं, अगर आपको लगता है 60-70% यही समझ में आता है
पहली बार में, तो एक बार वापस 1 या 2 दिन के अंदर, या सुबह अभी देख ले तो शाम को वापस रिपीट कर देना इसको, सब कुछ छोड़ करके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। पहले ही बोला था कान को समझने के लिए कान खोल के सुनना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत आएगी। द प्रेशर वेव इन द एंडोलिम्फ कॉजेज द बैसिलर मेम्ब्रेन। अब जो बैसिलर मेम्ब्रेन को क्या किया इसने, वाइब्रेट करने को मजबूर किया, विच मूव्स द हेयर सेल्स। इस वाइब्रेशन ने हेयर सेल्स जो थे स्पाइरल ऑर्गन मतलब ऑर्गन्स ऑफ कोटाई, ठीक है, उसने क्या किया, हेयर सेल्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ कोटाई अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। उसने हेयर सेल्स को टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे धक्का मारना स्टार्ट करवाया, जो कि अभी मैंने बताया ये प्रेशर पड़ा, इसने इसको ऊपर धक्का मारा, तो इसके अगेंस्ट में ऐसे ऐसे धक्का लगना इसको स्टार्ट हुआ, तो ये बेंड हो जाएंगे हल्के हल्के ऊपर के जो स्टीरोसीलिया है, ठीक। दिस लीड्स टू बेंडिंग ऑफ स्टीरोसीलिया। अब प्रेशर पड़ रहा है तो आगे तो जा नहीं पाएंगे, अब तो ये क्या होते हैं, बेंड होते हैं, बेंडिंग ऑफ द स्टीरोसीलिया। दिस इज द बेंडिंग ऑफ स्टीरोसीलिया क्रिएट्स द साउंड इंपल्स, ठीक है ना, एंड अल्टीमेटली टू द जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। ये जो स्टीरोसीलिया जब बेंड होती है, कितना बैंड हो रही है, किस लेवल पे बैंड हो रही है, कितने एक साथ बैंड हो रही है, बहुत सारे तमाम फैक्टर्स होते हैं, वो हमें यहाँ नहीं जानने हैं, हमें सिंपल समझना है स्टीरोसीलिया जब बैंड होती है इस प्रेशर की वजह से, साउंड वेव आया घूमता हुआ, उसकी वजह से नर्व इंपल्स क्रिएट होती है न्यूरॉन में इन कॉक्लियर नर्व फाइबर। जो भी नर्व इंपल्स क्रिएट होती है, यहाँ पे नर्व इंपल्स देखो जुड़ी हुई है इसके पीछे से, ये जो हेयर सेल्स हैं इनके पीछे क्या लगा हुआ है, न्यूरॉन्स लगे हुए हैं, यहाँ पर केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में केमिकल सिग्नल जो हेयर बैंड होते हैं वहां पे केमिकल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्रिएट होता है, यहां से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल पकड़ करके न्यूरॉन साइनेप्स के माध्यम से, साइनेप्स, ठीक है ना, और इसको ये आगे ले जाती है ब्रेन के पास, ठीक है। ये सेल्स बहुत जरूरी है, क्लियर है बातें, ठीक है। यहां से हमारा क्रिएट हो गया नर्व इंपल्स और सुनने की प्रक्रिया स्टार्ट, ब्रेन आप समझेगा सारे काम, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बेंडिंग ऑफ स्टीरोसीलिया क्रिएट करती है साउंड इंपल्स को, ठीक है। आगे आते हैं, अच्छा ये तो डायग्राम था। नाउ अब यहां पे कुछ बात समझने वाली है, साउंड वेव्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी, ये चीज समझनी है, मतलब वो जो फिजियोलॉजी थी वो हमारी खत्म हो गई, अब वो फिजियोलॉजी हमारी यहां पर खत्म हो जाती है। इसको आप चाहो तो कोशिश कीजिएगा, जैसे मैं बताया जब शॉर्ट नोट्स कराऊंगा तो वहां पे मैं सीधा बताऊंगा क्या साउंड वेव आती है, प्रेशर पड़ता है, ये होता है, स्टीरोसीलिया प्रेस होते हैं, इंपल्स जनरेट होता है, एक लाइन में फ्लो चार्ट में बना सकते हो। लेकिन अभी काफी सारी चीजें बताने वाली हैं ताकि कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट क्लियर हो कि कान के अंदर है क्या, ठीक है। चलिए नोट को समझते हैं, नोट क्या है। साउंड वेव्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज कॉजेज certain regions of basilar membrane to vibrate more intensely than other regions। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड, जैसे मैं ही इस समय बोल रहा हूं तो कभी रा, हूं, सबके लिए अलग अलग शब्द आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, पिच हैं, वो अलग अलग हैं, और इसकी वजह से जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और पिच होती हैं उसकी वजह से होता क्या है, जो यहाँ पे प्रेशर है मतलब अलग अलग हिस्सों पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है, अलग अलग हिस्सों पे प्रेशर पड़ता है तो अलग अलग तरीके के फिर नर्व इंपल्स क्रिएट होते हैं। पूरा सेटअप है हमारे कान के अंदर, ठीक है। तो अब ये भी बात क्लियर होगी कि भाई जो इतने सारे शब्द हैं अगर सबके लिए एक ही वाइब्रेशन है तो फिर सब एक जैसे सुनाई देने चाहिए। उसका भी रीजन यहां मिल गया कि क्यों सारे शब्द, कोई भी शब्द है उसका उच्चारण एक जैसा नहीं होता, आ, का, ला, हा, ए, बी, सी, डी, सब में एक फर्क आएगा, उसके हिसाब से अलग अलग जगह पे ज्यादा वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से क्या होगा, साउंड के जो नर्व इंपल्स हैं उसी हिसाब से क्रिएट होंगे। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। ये हियरिंग का कॉन्सेप्ट था, अब समझते हैं बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। चलिए
एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इक्विलिब्रियम बैलेंस बाय इनर ईयर। बेटा ये दोनों पार्ट फिजियोलॉजी ऑफ ईयर के अंदर है। कुछ बच्चे सोच रहे हो सर ये तो बुक उसमें नहीं लिखा हुआ है, फिजियोलॉजी ऑफ ईयर है। बच्चा इसमें सोचता सुनना नहीं है। इसके दो पार्ट हैं, एक हियरिंग और एक बैलेंसिंग। ठीक है, हियरिंग एंड बैलेंसिंग, ये इसके दो पार्ट हैं फिजियोलॉजी में। अब यहां पर दोबारा से आप लोगों को एनाटॉमी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हियरिंग, द ईयर इज नॉट जस्ट फॉर हियरिंग। कान का काम केवल सुनना नहीं है, इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। ये जो मैं खड़ा हुआ हूं, मैं पहले ही बताया था, कोई इंसान जब बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो खड़ा भी नहीं रह पाता, डगमगाता है, गिर पड़ता है। वहीं पे जो ड्रिंक नहीं किया हुआ है, नॉर्मल है, तो खड़ा है आराम से। तो यानी कोई तो सिस्टम ऐसा हुआ ना जो हमको खड़ा करके रखा था अगेंस्ट ग्रेविटी, अब वो सिस्टम हमारी बॉडी में काम नहीं कर रहा है आफ्टर ड्रिंकिंग या कोई भी नशीली चीज खा लें हम लोग, या नींद में जब हम होते हैं तब। ठीक है, यानी कि बैलेंसिंग के लिए दिस फंक्शन इज हैंडल्ड बाय वेस्टिब्यूलर सिस्टम। किस चीज को याद आ गया? वेस्टिब्यूलर सिस्टम। मैंने कहा ना, एनाटॉमी के बिना फिजियोलॉजी नहीं समझ पाओगे, और कान को समझने के लिए कान खोल करके ही चीजों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वेस्टिब्यूलर ऑर्गन, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है आप लोगों को तो हम लोग एक बारी कोशिश करते हैं, वेस्टिब्यूलर ऑर्गन का डायग्राम लेके आते हैं। कहां गया, ये रहा। याद आया? थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं मैं। ठीक है, जो ये बोनी लैवारिंथ होती थी, इसी का जो ये वाला हिस्सा होता था, कल मैंने बताया था, ये वाला हिस्सा ये क्या है? वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल के अंदर ही दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है यूट्रिकल, जो ये वाला हिस्सा था, ठीक है, ये मोटा मोटा सा हिस्सा, इसी हिस्से से जुड़ा हुआ होता है ये वाला हिस्सा। ये वाले हिस्से को यूट्रिकल कहते हैं, और जो ये नीचे वाला हिस्सा मैंने इस तरह से बनाया, ये सेक्यूल है। वेस्टिब्यूल और सेक्यूल का यहां पर काम है।
तो ये दो कहाँ पाए जाते हैं, कैसे हैं, ये अगर एनाटॉमी में आपके दिमाग में सेट होंगे तो ये आगे पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जी, समझ में आ गया। वेस्टिबुलर सिस्टम कहां लोकेटेड है? लोकेटेड इन द इनर ईयर, इनर ईयर में पाया जाता है। ये एमसीक्यू है। कलेक्टिवली द रिसेप्टर ऑर्गन्स फॉर इक्विलिब्रियम, यानी कि वो रिसेप्टर्स जो हमको इक्विलिब्रियम में रखेंगे, बैलेंस में रखेंगे, आर कॉल्ड वेस्टिबुलर एपरेटस। उन रिसेप्टर्स को हम लोग वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं। और इसके अंदर क्या क्या होता है? दीज इंक्लूड्स यूट्रिकल एंड सैक्यूल। कल लग रहा होगा, यानी कि लास्ट लेक्चर जब पढ़ा तब लग रहा होगा कि ये यूट्रिकल सैक्यूल को तो सर ने कुछ बताया नहीं, तो उसका काम बैलेंसिंग में है। ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं। और इसके अंदर यूट्रिकल और सैक्यूल आते हैं ऑफ द वेस्टिब्यूल। ठीक है, एंड द सेमी सर्कुलर डक्ट्स ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर डक्ट्स ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल, कैनाल कौन सा होगा? ऊपर वाले को क्या कहेंगे? कैनाल। और जो अंदर वाले को क्या कहेंगे? डक्ट कहेंगे। याद आ रहा है? फिर से कलेक्टिवली मतलब मिलकर के एक साथ, द रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम्स आर कॉल्ड वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस कहा जाता है रिसेप्टर ऑर्गन्स को, जो भी रिसेप्टर के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन है? इसके अंदर यूट्रिकल है, सैक्यूल है, वेस्टिब्यूल का, और सेमी सर्कुलर डक्ट भी है सेमी सर्कुलर कैनाल के। सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो सेमी सर्कुलर डक्ट पाया जाता है वो भी इस वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर काउंट किया जाता है। चलो अब समझते हैं इनको बारी बारी से। तो सबसे पहले हमारे पास यूट्रिकल एंड सैक्यूल, जिसको कि हम लोग ऑटोलिथिक ऑर्गन्स भी कहते हैं। यूट्रिकल एंड सैक्यूल को ऑटोलिथिक ऑर्गन भी कहा जाता है। इनका काम क्या है? टू डिटेक्ट एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू है। मतलब जब हम दौड़ रहे हैं ना, जैसे गाड़ी एकदम रेस लेती है, एक्सेलरेट लेती है, तो हमको कैसे पता चल रहा है कि गाड़ी एकदम रेस लेती है ना? तब बस में बैठे होते हैं, हमको लगता है गाड़ी ने एकदम रेस ली। और जब ब्रेक लेती है तो हमको पता चलता है कि ब्रेक ले ली। हम लोग थोड़ा सा आगे से होते हैं, हम आगे से होते हैं वो अलग बात है, हमको फील कैसे आता है इस चीज का? अगर हल्का सा भी कोई चीज, मान लो कहीं भूकंप वाले क्षेत्र में तो काफी कम लोगों ने फील किया होगा, जमीन हिलती सी है, ठीक है, या एकदम से अचानक से कोई चीज, आप कहीं पर हो, अचानक से आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन अचानक से तेज होती है, थोड़ी सी तेज होती है, आप फील कर जाते हो कि ट्रेन तेज हुई है। कैसे? दैट इज द एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, और ये काम करते हैं यूट्रिकल और सैक्यूल। तो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूट्रिकल और सैक्यूल है। कैसे आप समझते हैं? द टू ऑटोलिथिक ऑर्गन्स आर द यूट्रिकल एंड सैक्यूल अटैच्ड टू द इनर वॉल्स ऑफ बोथ यूट्रिकल एंड द सैक्यूल। समझना बात को, जो दो ऑटोलिथिक ऑर्गन्स हैं, यूट्रिकल एंड सैक्यूल, ठीक है, अटैच्ड टू द इनर वॉल्स ऑफ बोथ। अटैच टू द, ये थोड़ा सा लिखने में वो है, यूट्रिकल और सैक्यूल की जो अंदर की दीवार होती है उससे अटैच एक छोटी सी मोटी सी हिस्सा होता है। ठीक है, इनर वॉल ऑफ बोथ यूट्रिकल एंड सैक्यूल, सैक्यूल और यूट्रिकल के अंदर की दीवार की तरफ जुड़ा हुआ एक छोटा सा मोटा सा हिस्सा होता है, जिसको कि हम लोग मैक्यूला कहते हैं। एमसीक्यू, ठीक है, और इसका प्लूरल क्या है? मैक्यूले। दो है तो मैक्यूले बोल देंगे। कंटेन द रिसेप्टर्स फॉर लीनियर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को और डी एक्सेलरेशन को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो मैक्यूला में पाए जाते हैं। मैक्यूला क्या है? मैक्यूला यूट्रिकल और सैक्यूल में पाया जाता है। उनके अंदर की दीवार की तरफ एक मोटा छोटा सा मोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, इसको देख ले जरा। ठीक, अभी आ रहे हैं उस पे। एंड द पोजीशन ऑफ द हेड टिल्ट। अगर हमारा हेड टिल्ट करता है, पीछे करता है, तो ये चीज कैसे पता चलेगा हमको कि हमारा सर आगे है या पीछे है? तो उसको भी यही चीज डिटेक्ट करती है। कौन? मैक्यूले। द मैक्यूले कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। इसके अंदर भी दो टाइप्स के सेल होते हैं। एक हेयर सेल्स होते हैं
विच आर द सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी मतलब सेंस करेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, एंड सपोर्टिंग सेल्स, और सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो हेयर सेल्स को पकड़ के रखते हैं कि हेयर सेल्स हिले डुले नहीं। ओके, स्कैटर्ड अमॉन्ग द हेयर सेल्स, हेयर सेल्स के बीच में बिखरे हुए कुछ कॉलमनर सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो कि कॉलमनर होते हैं और सपोर्टिंग होते हैं, जो कि सिक्रीट करते हैं, निकालते हैं अपने अंदर से थिक जेलेटिनस, गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा सा एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, जिसको कि हम लोग ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर से हेयर सेल्स के बीच बीच में, ठीक है, ये रहे हमारे हेयर सेल्स, ठीक है, ये बीच बीच में हमारे क्या है, सपोर्टिंग सेल्स आ गए। इन्हीं के बीच बीच में कुछ कॉलमनर सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं जो अपने अंदर से गाढ़ा गाढ़ा सा जेलेटिन टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन लेयर निकालते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, ये हेयर सेल्स हैं, दीज आर ब्लू ब्लू, ये जो ब्लू वाले हैं ये हेयर सेल्स हैं। ठीक है, ऊपर क्या है, इसके हेयर बंडल्स हैं, और ये ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन जो बीच में के सपोर्टिंग सेल्स थे कॉलमनर वाले, उन्होंने कुछ जेल टाइप का निकाला तो इस टाइप की एक परत सी बना दी ऊपर, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन। इस ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन के ऊपर ना ये हल्का सा आप देख सकते हो क्रिस्टल क्रिस्टल जैसा दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो क्या कह रहा है, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन दैट रेस्ट ऑन अ थिन हेयर सेल्स, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन आराम से हेयर सेल्स के ऊपर रेस्ट कर रही है, मतलब रखी हुई है। अ लेयर ऑफ डेंस कैल्शियम कार्बोनेट, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स, जिसको हम ऑटोलिथ्स कहते हैं। ऑटो मतलब ईयर, लिथ्स मतलब स्टोन, कान के स्टोन कहा जाता है इसको। एक्सटेंड ओवर एंटायर सरफेस, ये पूरे सरफेस पे फैले हुए रहते हैं ऑफ द ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल ऑटोलिथ होते हैं, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन के ऊपर ये पत्थर जैसे पड़े रहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि इसको स्ट्रक्चरली सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जेल जैसी चीज बह ना जाए। ठीक है, जेल जैसी चीज बह, एक टाइम पे जाके सब यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, बह जाएगी आगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों को यहाँ बहुत दिक्कत आती है कि सर ये ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन क्या है, ये ऑटोलिथ क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आ गए। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप डिटेल में देख रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है, सारा स्ट्रक्चर समझ में आ गया इसका। अब इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं कि एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन कैसे होता है। बिकॉज द ऑटोलिथ, अब मैं डायरेक्ट बोलता कि ऑटोलिथिक ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट बताता ना तो फिर क्लियर नहीं होता। एग्जाम में लिखने के लिए आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, बीच वाला पॉइंट छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच वाले पॉइंट के बिना, यानी कि इस वाले पॉइंट के बिना ये आपको आगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो जो ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन होती है, सिट्स ऑन टॉप ऑफ द मैक्यूला, मैक्यूला के ऊपर बैठी हुई है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा मैक्यूला ऐसे रखी हुई है ये। ठीक है ना, इफ यू टिल्ट योर हेड फॉरवर्ड, अगर आप अपना सर आगे करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, द ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद ऑटोलिथ, पूरा मतलब ऑटोलिथ के साथ जो ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन है कुछ इस तरह से बैंड हो जाएगी। ये देख लो, ऐसा लग रहा है कि बैंड सी होगी, जेल टाइप का चिपका रहेगा, आगे बहेगा नहीं। ओके, बैंड हो गई है। ओके, और बैंड द ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद द ऑटोलिथ इज पुल्ड बाय, कहां था मैं, बिकॉज ऑफ ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन सिट्स ऑन द टॉप ऑफ मैक्यूला, क्योंकि ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन मैक्यूला के टॉप पर है। इफ यू टिल्ट योर हेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे करते हो या पीछे करते हो, द ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद ऑटोलिथ, पूरी पूरी मेम्ब्रेन जो है ये ऑटोलिथ के साथ इज पुल्ड बाय ग्रेविटी। आगे करते हो तो ग्रेविटी खींचती है इसे आगे, पीछे करते हो तो ग्रेविटी खींचेगी पीछे, ऐसे सीधे हो तो सीधे रखी रहेगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द हेयर सेल्स डीपोलराइजेस एंड हाइपरपोलराइजेस, जब ये ग्रेविटी के द्वारा खींचे जाते हैं इस तरीके से, तो देखो हेयर सेल्स ही बेंड हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो हमारे सेल्स होते हैं ऐसी स्थिति में या तो डीपोलराइज हो जाएंगे या हाइपरपोलराइज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ टिल्टिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ऑब्वियसली बात है, न्यूरॉन्स के अंदर डीपोलराइजेशन होना जरूरी है, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, तभी उसके अंदर सिग्नल्स क्रिएट होते हैं। तो ये जो सेल्स हमारे हिलते हैं इस तरीके से, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे सिग्नल्स क्रिएट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। द हेयर सेल साइनेप्स करता है विद सेंसरी न्यूरॉन के साथ, पीछे की तरफ से, बैक साइड से, और ये सिग्नल आगे भेज देता है कि सेल आगे टिल्ट हुआ है कि पीछे टिल्ट हुआ है। इसकी वजह से डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन होता है और सिग्नल क्रिएट होते हैं और सिग्नल चला जाता है।
ठीक है, क्लियर। अब सिंपल सा मैकेनिज्म अगर आप सोचो, जैसे ये मैकेनिज्म देखो, जब आपको शॉर्ट नोट्स करवाऊंगा मैं तो डायरेक्ट मैकेनिज्म होगा यहाँ पर। कुछ बच्चे फिर कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं आया, डिटेल क्या 2 नंबर में इतना लिखे, फिर मैं कहूंगा पूरा डिटेल में जाने के लिए लेक्चर पे जाइए। शॉर्ट नोट में देखो क्या रहेगा, जब आप हेड को टिल्ट करते हो या आपकी गाड़ी आगे मूव करती है, ऑटो लिफ्ट शिफ्ट, अब मैं इतना ही बोलूंगा ऑटो लिफ्ट शिफ्ट, वहां पर डिटेल नहीं होगी शॉर्ट नोट्स में। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो कहेंगे ऑटो लिफ्ट क्या होता है, ये शिफ्ट होते हैं, बेंड करते हैं हेयर सेल को बेंड कर दिया। सेंड्स नर्व इंपल्स टू ब्रेन, बेंड होने की वजह से यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हो, बेंड हेयर सेल, यहाँ पर एक चीज डाल सकते हो, जो वो होते हैं, ये वाली लाइन क्या थी, द हेयर सेल्स बिकम डिपोलराइज और हाइपरपोलराइज, ये लाइन यहाँ पे डाल देंगे, जिसकी वजह से सेंड्स नर्व इंपल्स टू द ब्रेन वाया वेस्टिबुलर नर्व, ब्रेन एडजस्ट पोस्चर, ब्रेन फिर पोस्चर को एडजस्ट कर लेता है। अगर हम आगे झुके हुए हैं वो ब्रेन कहेगा सीधा हो जा भैया, है ना। जैसे जब ड्रिंक करता है इंसान आगे झुकता है, ऐसे ऐसे करता है, फिर ब्रेन संभालता है तो ब्रेन उसको फिर सीधा करता है, ठीक है। तो ये वाला सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों आपने कहा था जो ड्रिंक करता हुआ इंसान चलता है एकदम रुक गया और उसे पता है कि वो गिर रहा है, उसका ब्रेन ने भांप लिया, उसका ब्रेन कह रहा है रुक जा रुक जा रुक जा, वो रुक गया है, फिर वो थोड़ा सा पीछे होता है ज्यादा ही पीछे हो जाता है, ठीक है। तो ये काम कौन करवा रहा है उससे, ब्रेन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है इसको, ठीक है। तो अब से कोई आपके आगे दारू पी के आए तो आप क्या बोलना, क्या बोलोगे, तुम्हारा मैक्यूला डिस्टर्ब हो गया है, जाओ पहले सो जाओ, मैक्यूला सही करो अपना, ठीक है। चलिए, तो ये तो होगी कहानी जब हम आगे चलते हैं या पीछे बढ़ते हैं, तो ये कैसे हमारा ब्रेन बैलेंस कर रहा है। तो ये देखो बेटा मैकेनिज्म, अगर डायरेक्ट आप ऐसे लिखते हो तो दिक्कत है, ठीक है ना। आप इसमें एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, यानी कि मैकेनिज्म को आप, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैकेनिज्म को आप यहां पर सबसे पहले लिखो, समझना बात को, और फिर मैकेनिज्म लिखने के बाद फिर आप लिखना एक्सप्लेनेशन। टीचर कहेगा, टीचर जब ये आपका मैकेनिज्म लिखा हुआ देखेगा ना, टीचर कहेगा यार बच्चे ने सारी बात मैकेनिज्म में लिख दी है, अब एक्सप्लेनेशन तो सही करेगा। यही सारी चीजें एग्जाम से पहले आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि करना क्या क्या ट्रिक्स हैं। टीचर जब, जैसे मान लो मैं ही हूं, मैं कहूंगा अरे बच्चे ने सब बता तो दिया इसी में, सब कुछ तो यही होगा, तो यही एक्सप्लेन किया होगा अंदर उसने, वो टिक मार के पूरा 3 में से 3 नंबर दे देगा, वो पढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि शॉर्ट में आपने उसको स्टार्टिंग में पूरा सटीक दे दिया है। बातें करेंगे एग्जाम से पहले सारी चीजों के बारे में, ठीक है ना। ओके, तो आगे आते हैं। सेमी सर्कुलर डक्ट, इसका काम क्या है, टू डिटेक्ट रोटेशनल एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। रोटेशनल, घूम रहे हैं ऐसे या ऐसे, इस तरह से घूमते हैं ना हम लोग, गोल गोल घूमते हैं, अचानक गोल गोल घूमते हैं, गोल झूले घूम रहे हैं, और क्या हो जाए, रफ्तार बढ़ जाए तो हमको पता चल जाता है कि झूले की रफ्तार बढ़ गई है, भैया धीमा करो धीमा करो। धीमा होता तो ओके, हाँ ठीक है भैया धीमा है, मेले में झूलते हो उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये इसको भांप लेता है जब गोलाई में, गोल गोल में कोई चीज हो रही होती है हमारी बॉडी के साथ, ठीक है। आगे आते हैं। द 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स लाई एट राइट एंगल टू वन अनदर, ये हमको पता ही है, तीनों की तीनों सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती है, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। हम देख सकते हैं जैसे परपेंडिकुलर, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तीनों की तीनों इस टाइप से रहती है, परपेंडिकुलर रहती हैं टू वन अनदर। दिस पोजीशन परमिट्स, ये पोजीशन ही खास है, इसी पोजीशन की वजह से दिस पोजीशन परमिट्स, अलाउ करती है डिटेक्शन ऑफ रोटेशनल एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। ये जो खास 90 डिग्री पर है, ऐसी फालतू में नहीं है, इसकी वजह से ही ये रोटेशनल एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन को डिटेक्ट कर पाते हैं। द डायलेटेड पोर्शन ऑफ ईच डक्ट, हम सबको पता है जो डायलेटेड फूला हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। कंटेन्स स्मॉल एलिवेशंस कॉल्ड द क्रिस्टा, इस एम्पुला के अंदर हल्के हल्के एलिवेशन मतलब उभार होते हैं, हिंदी में बात करें तो उभार। उभार मतलब कोई चीज ऐसे नहीं उठी, जैसे मान लो मेरा अभी हाथ ये प्लेन है, अब मैं ऐसा कर दूं तो मैं कहूंगा ये हल्का सा एलिवेशन है, यहाँ पर उभार है, ठीक है। कॉल द क्रिस्टा, उसकी बात करेंगे, उसमें क्या था, मैक्यूला था, यहां पर क्या है, क्रिस्टा है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहां पर क्या है, क्रिस्टा है।
कवरिंग द क्रिस्टा इज ए मास ऑफ जेलेटिनस मटेरियल कॉल्ड क्यूपुला। वहां पर जो जेलेटिन मटेरियल था वो क्या था, ओटोलिथिक मेम्ब्रेन था, उसके ऊपर ओटोलिथ से। यहां पर जो जेलेटिन मटेरियल है उसको हम लोग क्यूपुला कहते हैं। याद रहेगा। याद रहेगा, ठीक है। तो क्रिस्टा इसका नाम हो गया, पीछे मैक्यूला। कंपैरिजन करके पढ़ना, कहीं जैसे दिमाग क्लिक करता है पीछे वाले का नाम क्या था, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ये हल्का सा उभार है, एलिवेशन है, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टा बोलेंगे। सॉरी ये नहीं, ये हल्का सा उभार है, ये क्या है, क्रिस्टा आ गया। और क्रिस्टा जो है, कवरिंग ऑफ क्रिस्टा, क्रिस्टा की जो कवरिंग है वो किससे है, कप्यूला से है, ठीक है। ये उभार आ गया हमारा, इस उभार की जो कवरिंग है वो क्रिस्टा से है, कप्यूला से है, ठीक। कवरिंग ओके। अब यहां पे सिंपल सी कहानी है। When the head rotate, जब हेड रोटेट करता है, सेमी सर्कुलर डक्ट एंड हेयर सेल्स मूव विद इट। जो सेमी सर्कुलर डक्ट होते हैं और जो हेयर्स होते हैं ये उसके साथ ही उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे ऐसे घूम रहे हैं तो ये भी ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। द एंडोलिम्फ विद इन द एम्प्यूला। अब यहां क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ। ये एम्प्यूला है, ये क्या है, दिस इज द एम्प्यूला। इसके अंदर क्या है, एंडोलिम्फ है, लिक्विड होता है। जब हम ऐसे गोल घूमेंगे तो पानी है वो तो घूमेगा ना। तो एंडोलिम्फ विद इन द एम्प्यूला इज आल्सो रोटेट बट लैग्स बिहाइंड ड्यू टू इनर्शिया। बट इनर्शिया की वजह से लैग बिहाइंड करता है। मतलब हम तो पहले घूम गए लेकिन वो तो रुका हुआ था ना, फिर वो थोड़ी देर बाद घूमता है। इनर्शिया क्या होता है, बस में बैठे हुए हम लोग, हमारा जैसे है ना, नीचे जो कमर का हिस्सा पहले चल देता है, ऊपर की बॉडी रेस्ट पे होती है तो पीछे हो जाती है इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया मतलब याद आ रहा है कि जब बस चलती है तो ऊपर की बॉडी पीछे क्यों जाती है, क्योंकि आगे जो नीचे कमर का हिस्सा है वो बस के साथ है, वो आगे जा चुका, पीछे की ऊपर की बॉडी रेस्ट पर थी, ठीक है। उसी इनर्शिया की वजह से हमारा फ्लूइड जो है कान का रेस्ट पे है, हमारी बॉडी आगे चल देती है, लेकिन वो फ्लूइड थोड़ा लेट में फ्लो करता है, यानी कि बॉडी आगे चली गई, ऐसे घूम रही है तो फ्लूइड भी उसके पीछे पीछे बाद में घूमना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे मान लो ऐसे घूमा हमने तो मेरा जो फ्लूइड है वो भी घूमना स्टार्ट करेगा। जब वो फ्लूइड घूमेगा एंडोलिम्फ, तो ये कप्यूला भी बेंड हो जाएगा। कप्यूला बेंड होगा तो हेयर सेल्स भी बेंड होंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। द ड्रैग मतलब जो उसका जो दबाव है, घर्षण है ऑफ एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ का जो ड्रैग है, एंडोलिम्फ का जो दबाव है, causes the copula and the hair bundles that project it to bend, ठीक है ना। तो जैसे ये ड्रैग करेगा एंडोलिम्फ, जो कप्यूला और कप्यूला के अंदर जो हेयर के बंडल हैं जो कि उसके अंदर प्रोजेक्ट हो रखे हैं, वो बेंड होंगे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द हेड मूवमेंट। अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं, यानी कि ये देखो, ये मेरा सर ऐसे घूम रहा है तो ये इस तरफ पीछे की तरफ बेंड होगा, ऐसे तो होगा। पानी का ग्लास ऐसे लेके चलो तो पानी पीछे की तरफ आएगा ना, ठीक है, इसलिए लिखा है अपोजिट डायरेक्शन। ये टर्म्स भी थोड़ा सा बच्चों को कई बार समझने में दिक्कत आता है, एक्सप्लेन करता चला हूं डिटेल में। तो यहां लिखा हुआ साफ साफ, एज द हेड रोटेट इन वन डायरेक्शन कप्यूला इज ड्रैग्ड, घसड़ता है थ्रू एंडोलिम्फ एंड बेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर ये इधर जा रहा है तो मेरा सर इधर जा रहा होगा, ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है तो ये इधर मूव कर रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस अब देखो ये ऐसा हो गया तो उसने सेंस कर लिया अपना, ओके, एक कहानी यहां खत्म होती है। वंस द हेड स्टॉप, एक बार जब सर मेरा रुक जाता है मूविंग, द एंडोलिम्फ टेम्परेरली कीप्स मूविंग ड्यू टू इनर्शिया। ये भी हमको पता है, झूला होता है, ऐसे धक्का दे दो छोड़ दो तो इनर्शिया की वजह से चलता रहता है, ठीक है। तो देखो जब मेरा सर घूमा तो ये घूमा, बॉडी ने सेंस कर लिया और उसी हिसाब से बॉडी में रोटेशनल वाला फील आ गया, उसने डिटेक्ट कर लिया। लेकिन जब मेरी बॉडी रुक गई, लेकिन जो अंदर का पानी था वो तो घूम रहा है ना, एंडोलिम्फ वो अभी भी इसको ड्रैग कर रहा है, तो बॉडी को क्या फील होता है कि बॉडी घूम रही है। यही वजह है जो कई बार आप लोग कहते हैं ना कि हम लोग ऐसे गोल 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 बचपन में घूमते हैं इस टाइप से, और फिर छोड़ देते हैं और फिर ऐसे 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 लड़खड़ाते हैं करके, ठीक है। तो वो यही वजह होती है, कान का फ्लूइड घूम रहा होता है, थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, फिर हम भी नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। Once the head stop moving, the endolymph temporarily keep moving, थोड़ी देर के लिए मूव करता रहता है, which causes the copula and its hair bundle to bend,
जिसकी वजह से वो कप्यूला और हेयर बंडल बेंड रहते हैं इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी फील लाइक रोटेटिंग, इसीलिए हम लोग फील करते हैं रोटेटिंग जैसा। तो कई सारे आंसर मिलेंगे आज, मैंने कहा था, ठीक है, कैसे हम लोग इसी को फील कर रहे हैं। आगे आते हैं, नोट द बेंडिंग ऑफ द हेयर बंडल इन वन डायरेक्शन डिपोलराइजेस, जब बेंड होते हैं एक डायरेक्शन में तो वो डिपोलराइज होते हैं। बेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हाइपरपोलराइज, दूसरी डायरेक्शन में होगा तो वो हाइपरपोलराइज होगा, तो तभी वो सेंस कर पाएगा कि राइट में घूम रहा है या लेफ्ट में घूम रहा है, ठीक है। द हेयर सेल जो होते हैं वो सैनैप्स हो रखे होते हैं विद द फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन, ये नीचे न्यूरॉन है सेंसरी, इससे सैनैप्स हो रखे हैं, जो भी चीज यहाँ डिटेक्ट कर रहे हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं, न्यूरॉन सिग्नल क्रिएट होता है और ये आगे भेज दिए जाते हैं ब्रेन के पास। ओके, हेयर सेल सैनैप्स विद फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन है फर्स्ट ऑर्डर वाले, उनके साथ ये आगे मूव कर दिए जाते हैं। मैकेनिज्म देखो, जैसे मैंने कहा, अगर आप सिंपल सबसे पहले ये लिख देंगे, अगर इक्विलिब्रियम वाला आ रहा है आप सीधा यहाँ पर उठा करके क्वेश्चन में सबसे पहले ये दे दिया आपने क्या दे दिया कि रोटेशन मूव्स एंडोलिम्फ, रोटेशन की वजह से एंडोलिम्फ मूव हो रहा है, बेंड्स कप्यूला, कप्यूला बेंड कर जाता है, स्टिमुलेट हेयर सेल, जिसकी वजह से, या फिर यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि हेयर सेल आल्सो बेंड विच स्टिमुलेट हेयर सेल्स, इंपल्स सेंड टू ब्रेन, या यहाँ पे लिखे इंपल्स जनरेट एंड सेंड टू ब्रेन, आई एंड मसल एडजस्टमेंट मेंटेन बैलेंस। फिर आई और जो हमारी मसल्स है, आंख देखेगी कहाँ आगे जा रहे हैं, रोकेगा, मसल्स रोकेगी, ठीक है, और वो बैलेंस करने की फिर कोशिश करती है। जब आप ये लिख देंगे ना, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा सपोज 3 नंबर में है, 5 नंबर में है, आप स्टार्टिंग में ये लिखोगे और फिर नीचे लिखोगे एक्सप्लेनेशन, टीचर इसको पढ़ के ही तुम्हें नंबर दे देगा, अंदर नहीं पढ़ने वाला। आपने सारी सटीक चीजें लिखी हुई हैं। दिस इज द मेजर ट्रिक टू ट्रिक द टीचर, टीचर को ट्रिक करने के लिए सबसे बड़ी ट्रिक है। उसका जो समरी का सार है वो स्टार्टिंग में लिखो, फिर नीचे एक्सप्लेनेशन लिखो, खेल खत्म। बेस्ट वे अच्छा स्कोर करने का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मोशन सिकनेस की। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि चलते जब हम लोग चलते हैं ना, गोली वोली खाते रहते हैं, क्यों जी मिचलाता है, उल्टी सी आती है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, हमारी बॉडी कंफ्यूज हो चुकी होती है पूरी तरीके से जब हम सफर में होते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाती है समझाता हूं मैं। आप किस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो सपोज, या सबसे ज्यादा जहाज में होता है ना, जहाज, पानी वाले जहाज में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, बस वगैरह में थोड़ा लोगों को कम होता है। पानी वाले जहाज में क्या दिक्कत है, वो हिल रहा है लगातार। आप एक पानी के जहाज के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, कमरे के अंदर हो और जहाज लगातार हिल रहा है। जहाज के हिलने की वजह से बॉडी तो हिल रही है ना आपकी, या जहाज घूम रहा है तो बॉडी घूम रही है। आंखें क्या देख रही हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो आंखें भी घूम रही है, वो जज कर रही है कि हाँ गोल गोल घूम रहा है। आंखें कह रही है ब्रेन से नहीं भाई सब सीधा मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। कान कह रहा है नहीं भाई घुमाव हो रहा है। ब्रेन हो जाता है कंफ्यूज, उल्टी कर देता है, ठीक है। तो ब्रेन कंफ्यूज होके उल्टी कर देता है। चलो मोशन सिकनेस की बात करें, इज द कंडीशन दैट रिजल्ट व्हेन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद हो जाता है, क्या चीज सही क्या चीज गलत, अमंग द सेंसेस, हमारे सेंसेस के बीच में मतभेद हो गया है। एक कह रहा है कि रोटेशन हो रहा है, एक कह रहा है नहीं रोटेशन नहीं हो रहा। आंखें कह रही नहीं सब सीधा चल रहा मामला, कान कह रहा है नहीं हिलना डुलना हो रहा है, ठीक है। विद रिगार्ड टू मोशन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन द कैबिन ऑफ अ मूविंग शिप, एक कैबिन में बैठे हुए हैं, यही सेम चीज कार के साथ होती है। आप कार में बैठे हुए हो, जब आप कार आगे मूव कर रही होती है तो कान के जो होता है ना, क्या था, मैक्यूला, वो बता रहा है बॉडी को कि आगे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। आंख कह रही है हम सीधे तो बैठे हैं, कहाँ आगे जा रहे हैं, सीधे तो बैठे हैं, कोई चीज नहीं है। तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों का ये एडजस्टमेंट हो जाता है उनको ये आना बंद हो जाता है, मतलब उनके कान समझ जाते हैं, मतलब वो धीरे धीरे बॉडी क्या करती है एडजस्ट कर लेते। ड्राइवर वगैरह होते हैं उनको नहीं होता है, वो उनका आंख और कान फिर वो तालमेल बैठ जाता है कि अच्छा इतना होने पे हमें कोई दिक्कत नहीं करनी है, ओके इतने में, ठीक है। जो पहली बार जाते हैं ज्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप कैबिन में बैठे हैं एक मूविंग शिप मूव कर रहा है, योर वेस्टिबुलर एपरेटस जो है इन्फॉर्म द ब्रेन दैट देयर इज ए मूवमेंट। वेस्टिबुलर एपरेटस क्या बता रहे हैं, भाई मोशन हो रहा है फ्रॉम वेव, बट योर आईज डोंट सी एनी मूवमेंट, आपकी आंखें मूवमेंट देख ही नहीं पा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, फिर दिमाग गड़बड़ करता है और फिर बेचैनी से होने लगती है, बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। या फिर अच्छा बेचैनी होगी तो हम लोग क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेंगे, बैठ जाएंगे ऐसे करके। तो एक का काम बंद करवा दिया, कान को तो बंद नहीं करवा सकता, उसने कहा तुम आंखें बंद कर लो तुम, और आंखें बंद करते हैं तो रिलैक्स मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता है, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये छोटा वाला था ये।
ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। और मैं फिर कह रहा हूं, एनाटॉमी को अच्छे से पढ़िएगा, फिजियोलॉजी पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। और कान की जब फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वाकई में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं वो क्लियर होते हैं, तो मजा आता है। ओके, तो टाइम क्या हो गया है? अच्छा 2 बज गया है। चलिए ये क्लास को आज यहाँ रखते हैं। अगर एक और क्लास मेरे को लेनी होगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली एक क्लास और लेनी है मेरे को, रेडी है ऑलमोस्ट, लेकिन शायद अभी थोड़ा सा काम है। मैं करीब 1 घंटे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। क्लास हो सकता है 8 बजे से पहले कोई एक क्लास मैं ले लूँ, या हो सकता है आधे घंटे में ले ही लूँ मैं एक और क्लास, फर्स्ट ईयर की क्लास ले लूँ मैं, ठीक है। तो रेडी रहिए, संडे सब लोग घर पे होंगे। ओके चलिए, तो इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।